लेकिन जस्ट बिकॉज स्टॉक हैज फॉलन एंड कंपनी इज डूइंग वेरी वेल, दैट इज नॉट द गुड रीजन टू सेल. जितने बड़े पैसे मैनेज करते हैं यहाँ पर फंड, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, उनके पास पैसे बहुत होते हैं लेकिन पेशेंस कम होता है. सो लाइक इन्वेस्टिंग ऑल्सो, डोंट पे टू मच, paying reasonable price. You don't have to buy very cheap. Of course, you get a cheap deal, your day one you have an advantage. But if you buy at reasonable price over a period of time, that time will take care of the reasonableness of the price also. अभी आज ही मैं पेपर पढ़ा था, 250 लाख करोड़ का डेली ट्रांजेक्शन हो रहा है. नॉमिनल वैल्यू ऑफ ऑप्शंस is about 250 lakh crores. On Thursdays, last Thursday was about 510 lakh crores. Almost you have to be 1%, top 1% types. 1 out of 100, I'll be surprised if many more than 1 out of 100 would make money, serious money at least. Because they are visionary companies, they are way ahead of time. At times we find it difficult to understand them. So these are companies which are trying to break new grounds of doing business in new way, exploiting the technology, and how the technology will develop, how internet will develop, how the consumer adoption will develop, how fast we adopt. So what I try to figure out is मैनेजमेंट इज फॉर 3 थिंग्स. देखिए, आपको डेटा मोरलेस मालूम रहता है कंपनी का. आज के दिन में जो है ना, उनसे डेटा पर कोई फायदा नहीं है कि आपका सेल्स कितना है, प्रॉफिट कितना है, मार्जिन, ये शायद उनसे ज़्यादा अपने को मालूम रहता है. व्हाट वी डोंट नो इज वन इज दैट फ्यूचर ऑफ द बिजनेसेस इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हमारी समझ तो सही है ना कि भाई आगे कैसा होने वाला है. दूसरा, मैनेजमेंट में मतलब उनमें पैशन कितना है, कितना गर्मी है, कितना एम्बिशन है, कितना बड़ा एम्बिशन है, और कितना पैशनेट है वो, और कितने कॉम्पिटेंट है. जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ. स्वागत है आप लोगों का मार्केट की बात के एक और धमाकेदार एपिसोड में. आज की गेस्ट इंडियन स्टॉक मार्केट के एक वेटरन है. उनके पास शेयर बाजार में सालों का तजुर्बा है और उन्होंने मल्टीपल इकोनॉमिक एंड मार्केट साइकिल्स को राइड करते हुए एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट कॉर्पस जो है वो बनाया है. और तो और वो हमसे मार्केट की बात के एक एपिसोड में पहले भी मिल चुके हैं और बहुत सारे अपने सीक्रेट्स शेयर कर चुके हैं. हम बात कर रहे हैं रामदेव अग्रवाल सर की. रामदेव जी का बर्थ रायपुर के पास एक गाँव में हुआ था और 10 साल की उम्र में वो रायपुर शिफ्ट हो गए, जहां से उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी. 27 साल की उम्र में वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने और मुंबई शिफ्ट हो गए. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत इक्विटी रिसर्च फर्म में काम करने से की. 1987 में रामदेव जी और मोतीलाल जी ने मिलकर मोतीलाल ओसवाल के नाम से ब्रोकरेज फर्म जो है वो शुरू की, जिसके आज वो फाउंडर और चेयरमैन है. रामदेव जी बाय राइट से टाइट की थ्योरी में जो है बिलीव करते हैं. स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए QGLP यानी क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जिविटी और साथ साथ में रीजनेबल प्राइस जैसे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हैं. इसके चलते इन्होंने हीरो, इन्फोसिस और आइशर मोटर जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है. रामदेव जी न्यूज़पेपर, मैगजीन, कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स, रिसर्च रिपोर्ट और बुक्स पढ़ने में काफी रुचि रखते हैं. और तो और उन्होंने इन्वेस्टिंग और मार्केट से रिलेटेड बुक्स भी लिखी हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट नंबर्स गेम, द आर्ट ऑफ वेल्थ क्रिएशन एंड QGLP चेकलिस्ट. आज का एपिसोड काफी मजेदार होने वाला है और ये बात मैं सिर्फ आपका दिल रखने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूं. इस तरह की मार्केट में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कैसे आप लोग जो है एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं, वो सब आप लोग जो है आज के एपिसोड में पक्का सीख के जाएंगे. बस एक काम कीजिए, पेन और नोटबुक उठा लीजिए, पानी की बोतल लेके बैठिए और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं रामदेव अग्रवाल जी के साथ मार्केट की बात ऑन ग्रो. सर, वेलकम टू द शो. कैसे हैं आप? वेरी गुड सर, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए और हमारा ऑडियंस जो है वो काफ़ी पसंद करता है. आपके साथ भी हमने पहले एक एपिसोड किया था और काफ़ी लोगों ने उसे देखा और काफ़ी एप्रिसिएशन मिली हमें. तो सबसे पहला क्वेश्चन सर, शुरुआत करते हैं जो मार्केट में करंटली चल रहा है, ऑल टाइम हाईज. आई थिंक हर रोज एक नया ऑल टाइम हाई बन रहा है. तो इसमें मेरे पास 2 क्वेश्चंस है. पहला तो वो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अभी स्टॉक बाय कर रखे थे और उनके सब स्टॉक प्राइस जो है वो अच्छी वैल्यू पे इस समय आ गए हैं, क्या उन्हें इस समय ट्रिमिंग करनी चाहिए, कुछ परसेंटेज अपने स्टॉक का बेच देना चाहिए या फिर बने रहना चाहिए, उस स्टॉक प्राइस को और इन्फ्लेट होने देना चाहिए? देखिए, जो किस्मत वाले हैं, जो सब बाजार में पहले खरीद के रखे हुए हैं और बाजार का भी न्यू हाई हो रहा है, तो ये सो डेफिनेटली जो खरीद है वो भी प्रॉफिट में है. अभी इतना जल्दी नहीं करना चाहिए प्रॉफिट टेकिंग में. मेरे ख्याल से थोड़ा वक्त देना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ होगा. अभी बहुत दिन के बाद साल 1.5 साल के बाद जो है मार्केट न्यू हाई में गया है. सो FIs और भी आना चालू किए हैं, तो मुझे लगता है मार्केट में भी यहाँ से बढ़ेगा.
अभी कितना बढ़ेगा वो तो कौन बता सकता कितना जल्दी बढ़ेगा, बट वन शुड नॉट हरी अप टू जस्ट बिकॉज द प्राइस हैज गॉन अप बुक द प्रॉफिट्स। बट दूसरा क्या है कि आप अपने स्टाइल के हिसाब से करिए, आप किसी को सुनिए मत, आपके हिसाब से आप हमेशा ऐसे करते आए कि भाई 20 टका भाव बढ़ा और मैं बेच लेता हूँ और उसी कारण से मैं दूसरा खरीद लेता हूँ। तो यदि आपका वो स्टाइल है तो स्टिक टू द स्टाइल, बट एज फार एज द स्टेइंग इन द मार्केट इज कंसर्न, आई थिंक योर एलोकेशन टू द मार्केट शुड रिमेन एज मच एज पॉसिबल। जो आपको पहले था, आज के इंडेक्स के पहले भी जो था, वो जैसे मतलब आप 50% आप इक्विटी खरीदते हैं, 50% डेट खरीदते हैं, तो वो 50% आप मेंटेन करिए। आप 50 से 45 मत जाना। आप यदि आप प्रॉफिट बुक किए और बाजार से बाहर हो गए तो वो 5% का आप रिप्लेसमेंट बाइंग जरूर कर लें। तो मेरा ये कहने का है कि आपका जो इक्विटी एलोकेशन है बाजार में वो फुल्ली मेंटेन होना चाहिए। राइट सर, इसी कॉन्टेक्स्ट में मेरे पास एक और सवाल है। वो सवाल ये है कि ये तो उनके लिए हो गया जो खुशकिस्मत थे, जो पहले से स्टॉक्स लेके मार्केट में बाजार में बैठे हुए थे, लेकिन अब कुछ लोग, जब भी नया हाई आता है तो नए लोग बाजार में जरूर आते हैं ये देख के कि बहुत लोगों ने बहुत रिटर्न कमा लिया। तो अब जो नए लोग बाजार की तरफ देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो अब बिल्कुल ऑल इन आ जाएं, स्टैगर्ड फॉर्म में आए? क्या अप्रोच अपनानी चाहिए जो न्यू इन्वेस्टर सोच रहा है मार्केट में इस समय एंट्री लेने के लिए? जो एकदम नए इन्वेस्टर हैं जिनको बाजार से डर लगता है, सी कई लोग को बाजार से बहुत डर लगता है, ऊपर नीचे रोज होता है, वॉलिटिलिटी होती है तो डर लगता है। तो उसका एक तरीका है कि भाई आप, बिकॉज हो सकता है कि आज आप खरीदो कल 5 टका बाजार गिर जाए, ये तो 50%, आई मीन देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट मार्केट कैन फॉल, पर्टिकुलरली आफ्टर राइजिंग इट कैन डेफिनेटली फॉल। So, and you don't want to see that shock. So the best way is to go SIP. You must enter the market for sure, and enter in say 12 installments, 5 installments, whatever makes you comfortable. And if you are very confident that yes, I am for a long run, then it doesn't matter. I am ready to see 5, 10, 20% correction after I purchase. So then you can go in all in. राइट, मतलब ये आपको अपना थोड़ा सा टेम्परामेंट चेक करना पड़ेगा कि आप अपने आप को संभाल पाते हैं कि नहीं संभाल पाते हैं। अगर नहीं संभाल पाते तो SIP, अदरवाइज आप ऑल इन जा सकते हैं। राइट सर, जहाँ पे अभी बात चल रही थी, ये जो नहीं संभाल पाने वाले लोग हैं, मुझे लगता है कि इनकी मात्रा बाजार में जो है कुछ ज्यादा है। हमने पहले भी देखा, हमेशा देखते आए हैं। आई थिंक हिस्ट्री अपने आप को बार बार रिपीट करती रहती है। मार्केट 10% के शॉक में जाता है, 20% के शॉक में जाता है, नीचे जाता है, तो बहुत सारे लोग अपनी इक्विटीज जो है वो सेल कर देते हैं। ऐसे लोगों को हम कैसे समझा सकते हैं, या आप उनको क्या गाइड करेंगे कि भाई क्यों सेल नहीं करना चाहिए और कैसे वो अपने आप को संभाल कर रखें उस पोजीशन के अंदर? एक्चुअली क्या देखिए, इक्विटी को आप ये समझिए कि आप पार्ट ओनर हैं, कंपनी के ओनर हैं। आप ये मत समझिए कि ये कोई पीस ऑफ कोई जिसमें नंबर लिखा हुआ है इस टाइप का, कि भाई रिलायंस लिखा हुआ है या TCS लिखा हुआ है या इंफोसिस लिखा हुआ है। सो इट्स नॉट अ play. I mean, this is not one of the cards out of this thing. So it is the businesses. So आपके पास 100 शेयर होगा, आपके पास 50 शेयर होगा, लेकिन आप छोटे से ओनर हैं उस कंपनी के। तो एज एन ओनर हाउ शुड यू बिहेव? सो एज एन ओनर, जैसे जब एक तो पहली बात क्या है, कंपनी की हालत खराब नहीं है, प्राइस स्टॉक मार्केट में प्राइस खराब है। सो इट इज मोस्ट एब्सर्ड रीजन टू सेल। यदि कंपनी की हालत खराब है तो ऑब्वियसली प्राइस भी खराब रहेगा। तो एक बात फिर भी समझ में आता है कि भाई कंपनी की हालत सुधर सकती है कि नहीं, आप रीअसेस करें, उसके हिसाब से आप जजमेंट लें। लेकिन जस्ट बिकॉज स्टॉक हैज फॉलन एंड कंपनी इज डूइंग वेरी वेल, दैट इज नॉट द गुड रीजन टू सेल, राइट। तो मतलब आपने ये कंपनी के एनालिसिस पे जाना है, प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है, उसको इग्नोर कर सकते हैं। वो नेचर है, यदि वो नहीं होगा तो देन मार्केट इज डेड, राइट। सर, इसमें अभी जैसे हम प्रॉफिट बुकिंग की बात कर रहे थे, मैंने पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा, तो क्या पैरामीटर्स हैं? ये हमें एक पैरामीटर पता चल गया कि कंपनी की हालत खराब है तो हमें निकल जाना चाहिए, उसमें से सेल कर देना चाहिए। और किस स्थिति में आप अपने स्टॉक्स को सेल करते हैं, आप अपने इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं? क्या वो कोई चेकलिस्ट है, वो चेकलिस्ट पूरी हो जाए तो सेल कर देना चाहिए? कोई प्रॉफिट टारगेट होता है, वो पूरा हो जाए तो सेल कर देना चाहिए? आपसे अगर मैं पर्सनल क्वेश्चन पूछूं तो आप कब सेल करते हैं सर अपने इन्वेस्टमेंट्स को? मैं पर्सनली जब ज़्यादा, एक तो पहली बार बहुत कम शेयर खरीदता हूँ, 8-10 साल पहले से मैं सब फंड अपने खुद के फंड में ही लगाता हूँ मैं। सो फंड मैनेजर जो भी करते हैं वो ये बात है, लेकिन जो 2-4 शेयर मेरे पास रह गए हैं उसमें रियल मनी इज मेड बाय एंड होल्ड। आई कैन टेल दिस, मतलब सीरियस पैसा बनता है। मतलब ऐसे ऐसे कहानियाँ हैं, मतलब फेल्ड कंपनी में हमने पैसे बनाए, अच्छी कंपनी तो बनाए, फेल्ड कंपनी में पैसे कमाए। तो मतलब लेकिन आपको बैठना पड़ेगा,
आपको जो है मतलब जैसे रियल एस्टेट में बैठते हो आप, जो प्लॉट ऑफ लैंड में बैठते हो 30 साल 40 साल 50 साल, उसके बाद 1000 गुना हो जाता है लैंड की कीमत। ऐसे ही शेयर बाजार में जो है ना, आप कंपनीज जो देखेंगे आप 20 साल 30 साल 35 साल में कंपनी का साइज बदल जाता है। आज बड़ी से बड़ी कंपनी, रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी है, बट आप 25-30 साल पहले का बैलेंस शीट देखो, साइज देखो, ऑपरेशन कुछ नहीं था, बहुत बहुत छोटा था, मतलब था दे आर ऑलवेज वेरी लार्ज, बट आज का जो स्केल है और व्हाट इट वाज दैट टाइम, कोई मैच नहीं है। एवरी 10 years मतलब देयर इज अ मेगा चेंज इन द स्केल। तो आपको बाय एंड होल्ड ही करना पड़ेगा। इट इज सीरियस। देखिए, आपका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, आपके पास पैसे कम है लेकिन पेशेंस कैन बी वेरी हाई। जितने बड़े पैसे मैनेज करते हैं यहाँ पर फंड, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, उनके पास पैसे बहुत होते हैं लेकिन पेशेंस कम होता है। तो आपका सबसे बड़ा सिक्का है पेशेंस, वो आप बहुत अच्छे से यूज करें आप। राइट। और क्या पैरामीटर देख के फिर सेल करें? मान लीजिए हमने पेशेंस भी रखे हुए हैं, तो व्हाट इज द एंड गोल, मतलब कब हम उसको डिसाइड कर सकते हैं कि मतलब जैसे इसको मैं छोड़ना है? हाँ, जैसे अभी क्या है कि आपको मतलब कोई बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रहा है दूसरा, आपके पास तो पैसे लिमिटेड है, मान लो 50 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, 1 करोड़ रुपए है। अब 10 जितना ही कम पैसा होता है उतना ज़्यादा आइडिया आता है ना। तो आपका 10 लाख रुपए है और आपको मान लो 10 आइडियाज़ हैं, 1 लाख के 10 आइडियाज़ हैं। अब 11वां आइडिया आता है, अभी क्या करोगे? And it's like really hot idea. So then I have to book something, no? So where I have made money, that will give me space to sell something and buy the 11th one. राइट, मतलब कोई बेटर अपॉर्चुनिटी नजर आ रही हो, बेटर अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। और ये दूसरा क्या होता है, कई बार कुछ अत्याचार हो जाता है भाव में, कोई पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस जो है कुछ से कुछ हो जाता है, मतलब आपने 100 में खरीदा, मान लो पर 2-3 साल में 1000 रुपये हो गए, 2000 रुपये हो गए। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट सस्टेनेबल। सो यू आर लकी दैट स्टॉक हैज गॉन अप दैट हाई, तो उसमें भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं एंड देन लुक फॉर अनदर वन। बट यू शुड नॉट बी इन जस्ट बिकॉज स्टॉक हैज गॉन बाय 10-15%, you should not just get out. You must reappraise the company because the economy is growing, company is growing, company's competitive position is changing. Now from number 4 it might have become number 2 or number 1. So what is the outlook for the company at that price? You have to reappraise, and if you find that company is excessively valued, you can definitely book profits. सर, अभी आपने एक बात बोली थी कि अगर बाय एंड होल्ड में आपने फेल्ड कंपनीज में भी पैसा बनाया है, तो अगर कोई एग्जांपल कोट कर पाए हमारे दर्शकों के लिए तो बहुत सही हो जाएगा वो। नहीं, नाम लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आई एम टेलिंग यू, वी मेड लॉट ऑफ मनी फॉर अ कंपनी आई बॉट इन 2003 एंड आई सोल्ड जस्ट लास्ट मंथ, वेटेड फॉर 20 years and I must have made like I don't know 15-20 times, and the company still doesn't have got the license for which the company is set up. So company is hollow and yet the company is up 15-20 times. So what I'm saying is that the promise of the business, that can also, I mean, if 20 years you didn't get license, what the hell have you bought? You know, and still you made money. So what I'm saying is this is a crazy market where in successful companies will be valued like absolute like La Rama, you know, like people actually do disproportionate valuation. But even if you fail, they're not going to take you to gutter absolutely. The only discipline is that don't buy too expensive, because ultimately it's a business. In any business, if you pay too much for anything, you cannot make money. So like investing also, don't pay too much. Paying reasonable price. You don't have to buy very cheap. Of course, you get a cheap deal, your day one you have an advantage. But if you buy at reasonable price over a period of time, that time will take care of the reasonableness of the price also. राइट। इसमें सर जब हम रिटेल इन्वेस्टर से सारी बातें करते हैं ना कि आपको चीप बाय करना चाहिए, आपको वैल्यूएशन हमेशा माइंड में रखनी चाहिए, तो उनका एक सवाल आता है कि आजकल चीप मिल कहाँ रहा है? मतलब जितनी भी हमारी टॉप कंपनीज हैं सबकी ऐसा कहा जाता है कि वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड चल रही हैं, तो इस पर आपके क्या थॉट्स हैं? नहीं नीरज, देखिए ये बाजार बहुत सस्ता मार्केट नहीं है, ये पिटा हुआ मार्केट नहीं है, ऑल टाइम हाई में है। सो कम्प्लीटली बट देन देयर आर पॉकेट्स। आपको तो एक या कंपनी खरीदनी है एक बार में, तो कई पॉकेट्स हैं जहाँ पर जैसे टेक इज नॉट इन फेवर, टेक इज आउट ऑफ फेवर, तो आपको पक्का वहाँ पर मिलेगा। आई मीन थिंग्स विल नॉट बी आउटलैंडिश आउट देयर। सो जो सेक्टर आउट ऑफ फेवर होते हैं, दैट इज अ गुड ग्राउंड टू डू रिसर्च एंड फिगर आउट इज देयर सम कंपनी विच यू कैन बाय. So yes, it is difficult. It is relatively more expensive. Particularly, look at a person like me, who started 40 years back, and we have seen market to be at 10-12p. So the stocks used to be 7, 8, 9p, single digit. Half the market used to be half the single digit market, single digit p. Abhi to market itself is at 20p.
So good companies are at 20 plus, you know. Right. So it's very challenging to find. I fully agree with the gentleman that finding good cheap ideas are not that easy. But when it comes by you, it does come. बाजार बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है और उस इमोशन में कई बार इतना ज़्यादा नीचे बेच के निकल जाते हैं, चाहे एफआई बेच रहे हो, चाहे कोई लोकल बेच रहा हो, कोई डेस्परेशन हो, ऐसे ऐसे भाव में बेच के चले जाते हैं. एंड इफ यू नो दैट पर्टिकुलर स्टफ यू कैन बाय इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. राइट. एक क्वेश्चन सर यंगस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछना चाहता हूँ. आजकल के यंगस्टर्स जो हैं वो डेरिवेटिव के तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं. हम भी जब उनसे बात करते हैं तो दे डोंट वांट टू मेक 12% पर एनम, दे वांट टू मेक 12% पर मंथ. तो ये कितना रिस्की है उनके लिए? उन्हें कैसे इसके बारे में समझाया जा सकता है? क्या कहना चाहेंगे आप? क्या ये सारी चीज़ें उनको करनी चाहिए ट्रायल बेसिस के लिए या कुछ कैपिटल से करनी चाहिए? आपके क्या थॉट्स हैं सर इसके ऊपर? नीरज देखिए, मेरे को तो एफ आता नहीं, सो मेरे से एडवाइस लेके फायदा नहीं. आई एम अ ओल्ड टाइमर, यू नो, बाय एंड होल्ड, Buffett style. I mean, Buffett style is very difficult to practice because that's not the public money we have. But in my own money, in a limited way, I can sit on a stock for 15, 20 years, 25 years. Okay, so that is the kind of a horizon I look for. So, लेकिन ये जो नए जो ब्रीड में जो ऑप्शंस चल रहे हैं, मतलब अभी आज ही मैं पेपर पढ़ा था, 250 लाख करोड़ का डेली ट्रांजेक्शन हो रहा है. Nominal value of options is about 250 lakh crores. On Thursdays, last Thursday was about 510 lakh crores. So obviously it has become predominantly options market, you know, and huge participation by 120 million people. So see, in the market there are as many guys are making money, there are as many styles. मतलब आपको एक पर्टिकुलर स्टाइल से पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, because we talk about investing in a broad theme. But ultimately, what stock you'll buy, at what price you'll buy, how long will you hold? Those are all very unique kind of character of an investor. उनका mindset कैसा है, क्या उनकी समझ है, कितना pressure है, वो सब बहुत कुछ अंतर पड़ता है. लेकिन basically there are multiple ways of making money in the market. And if somebody is good in options trading, because options is very very competitive, very intelligent kind of stuff. So एंड इट्स अ टाइम्ड काइंड ऑफ थिंग. मतलब आपको महीने के हिसाब से पेमेंट करना पड़ता है उसका ऑप्शंस लेने के लिए या बेचने के लिए. तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्टफ. एंड इफ यू मास्टर द टेक्निक ऑफ मेकिंग मनी, से ऑन यू स्टार्ट विद 10 lakhs and if you made 10 lakhs rupees in next 5-6 months, then you should definitely try till you lose your money. But I have seen most of the guys, they lose money, and finally after 15-20 years they realize that they have not moved very far in life. I mean, they're not bankrupt or something like that, but they're not moved very far. And markets have gone very far, and the colleagues who are investing, they've gone very, very far. So you have to be, you have to have an edge in the market, particularly in options and futures. You have to have an edge, and if you have an edge, then you don't have to ask anybody. You're minting money, you mint till you can mint. Right. Right. You have to be in top 5 to 10% of the players. I think even topper, in the sense that almost you have to be 1%, top 1% types. 1 out of 100, I'll be surprised if many more than 1 out of 100 would make money, serious money at least. Right. Right. सर इंडिया की जब अब बात छिड़ती है कहीं पे भी तो एवरीवन इज बुलिश ऑन इंडिया. यू आर आल्सो बुलिश ऑन इंडिया. आप हमेशा से ही बुलिश रहे इंडिया पे और अब बुलिशनेस वो बहुत स्ट्रांग सबकी तरफ से देखने को मिल रही है. क्या फैक्टर्स हैं जो इंडिया की इस ग्रोथ स्टोरी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि हम सब लोग जो है बहुत ज्यादा बुलिश दिख रहे हैं इंडिया पे? इवन कभी कभी तो ऐसा लगता है द होल वर्ल्ड इज लुकिंग बुलिश ऑन इंडिया. तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर कंट्रीब्यूटिंग इन द ग्रोथ ऑफ इंडिया राइट नाउ? सी, एक तो पहली बात क्या है कि ये कंट्री का साइज काफी बड़ा हो गया. 3.75 trillion as per the last count. So we are struggling with, we are almost at a 4 trillion. So we are like 5th largest economy in the world. So it's not a pushover. Now it is no more a basket case. It's a $4 trillion economy. Second, it has a unique, that 1.45 billion population. So per capita income is very low, $2,500 and now. So clearly the scope for per capita income to grow. Right now, global average of income is about $12,000. So we are way behind the global averages. And this country deserves to be at least average in next 10-15 years.
if we keep following if we keep doing the right things in Delhi or whatever in policy making. So my faith is that India had a compounded past of about 6.5% growth, and I think there is no reason why it cannot grow at 6.5% going forward. And now this particular thing is coming in their mind, globally, because globally, actually global economy is in a very slow mode, very literally static, about a percentage and a half kind of growth. We are growing at 6.5%. I'm not talking about post-COVID. And even 23-24, which is going to be absolutely normal year, the world is struggling. They're falling into recession. There is a fear of recession, whereas we are likely to grow anywhere between 6 to 7%. So this kind of divergence, there is no other country of this size. कोई छोटा मोटा country होगा $100-200 billion वो वाला बात अलग है. But in a top 4-5 economies, this is the only economy. And where can you put say $100-200 billion of investment or a $1 trillion investment? Only in a country like China, India, Japan. These are the countries where you can put large amount of money. And that's why India is standing out today in the global arena on a sustained growth. And you have everything kind of falling in. You have a very good political setup right now, stable political setup. You have forex reserve, comfortable forex reserve of about 600 billion. Your current account deficit in last quarter has almost become flat. Your currency is very stable, very liquid. Markets are very liquid. You can sell $1 billion worth of blue chips and it just flies off. So I think markets, these are things which are, if somebody wants to take a punt out of $100 billion, they want to put $5 billion. You can buy $5 billion in 5 days and you can also sell in 5 days. So that gives you confidence to venture in here. So it's now market is known to a lot of people. And so it's a I would say known game for FIs, and they would definitely like to come back post their exits on the eve of COVID when they sold out India. I think at least what they sold out $30-40 billion, that should come back very quickly. And after that, they have to decide as India is heading towards 4% of global GDP, would they like to increase their allocations for India? राइट सर, जब ये बात चल रही है अभी इंडिया के बुलिशनेस की, तो सब बात करते हैं एक बार न्यू एज टेक स्टार्टअप्स की, जो 2021-22 में तो मुझे लगता है जब उनकी लिस्टिंग हुई थी तो सब बोल रहे थे कि बहुत बड़ी गलती हो गई और बहुत स्टॉक प्राइसेस को जो है वो बीटिंग देखने को मिली. बट रिसेंटली अगर हम देखें तो दे आर रिकवरिंग. तो मेरा ये सवाल है, दे आर रिकवरिंग बिकॉज ऑफ सम फंडामेंटल फैक्टर्स इन देयर बिजनेस और जस्ट बिकॉज द मार्केट इज गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, वो इसलिए बस वो भी अपवर्ड जा रहे हैं, या एक्चुअली में उनके बिजनेस के फंडामेंटल्स जो कुछ चेंज आया है, उन्होंने कोई नई चीज जो है समझी है जो पहले शायद उन्हें नहीं पता थी? नहीं, कुछ तो उनके तरफ से भी बदलाव आया है, बिकॉज द पाथ टू प्रॉफिट जो उनका जो बर्निंग का जो ये था, एक तो पहली बात बहुत ज़्यादा हाइप था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, ग्लोबल हाइप था, नॉट ओनली इन इंडिया. सो वी गॉट कॉट इन दैट ग्लोबल साइकिल एंड it was mispriced, I would say, at that point of time, at the peak and all. And everybody had their share of bad experience. I also had my share of bad experience. So, but then in last 1.5 years, companies have decided to go to making profit much earlier than before. And hence the business models are being corrected. And now they are showing the promise of making money very quickly, maybe this year or next year. And see, they are the growth engines, and they are the guys who are exploiting the power of internet, which is a new medium for distribution and transactions and things like that. So I think a lot of wonderful things are going to happen. A lot of new business are going to build on the back of internet, power of internet. And you see the kind of NSE is doing. NSE's volume of 250 lakh crores a day, ADTO, is not possible without the power of internet. So like that, the payment mechanism, you can see UPI. I wish UPI was listed, or so I think a lot of these things are happening. Consumer behavior is changing. So some businesses will be created on the back of internet-based business model, and these digital companies were like that, and they are making a comeback. Now, that comeback can also be false in the sense that if they don't deliver to the new promises they are giving, again the stock will go down. Market can go one way, but the stocks can again fall. So it all depends on at what pace they go to the profit-making mode and how big a profit they make. Because they are visionary companies. They are way out of time. At times we find it difficult to understand them.
So these are companies which are trying to break new grounds of doing business in new way, exploiting the technology, and how the technology will develop, how internet will develop, how the consumer adoption will develop, how fast we adopt. Because all these adoptions don't happen. I mean, for us to come to 4G adoption or 5G adoption, still we are about 30-40% in 4G. Rest all are still in 2G or whatever. So it takes time for new ways of doing business. A lot of people like us, we cannot make fast payments on the internet. We cannot do e-commerce. We cannot do purchase and sale on the net that easily. So that adoption has to happen. So I think we have a promise of large companies coming through, one or two of them, and few of them, because they're all very specialist. There are not too many. They're already consolidated before the growth has happened. So I think we are going to see emergence of few large companies, but you have to give time. It is not going to happen in 12 months or 18 months. It is going to take time. Out of 10, maybe 5 will survive, and 2 or 3 of them will become very large. The rest all will be there. सर मेरे पास 2 क्वेश्चंस हैं आपके पास. मान लीजिए मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था, और मैं आपके वाले थॉट से आगे चला कि मैंने उस कंपनी में ये माना कि ये मेरा बिजनेस है, राइट, और प्राइस करेक्शन में मुझे घबराहट नहीं हो रही है. अब क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं उस कंपनी के, और क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो अच्छे नहीं आते हैं, राइट. अब क्योंकि मेरा बिजनेस है तो मैंने देखा कि क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो अच्छे नहीं आए हैं. एक क्वार्टर के रिजल्ट काफी ही खराब आ गए. अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब तो बिजनेस भी खराब हो रहा है. क्या ये मेरा थॉट सही है, या मुझे और कुछ क्वार्टर्स के लिए वेट करना चाहिए? अब मुझे डिसीजन कैसे लेना चाहिए? देखिए, हर कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है. आपका एक्सपेक्टेशन क्या था, आपकी क्या समझ है. सी अल्टीमेटली डिसीजन आपको अपनी समझ से लेनी पड़ेगी, और बिजनेस के लिए समझ रहेगी तो आपको वो सरप्राइज नहीं करेगा. और ये मान बहुत सरप्राइज कर रहा है तो अगेन यू हैव टू गेट इनटू रिसर्च कि भाई क्या प्रॉब्लम क्या है. मतलब हमारे कॉस्ट, वॉल्यूम, प्राइस मिक्स 4 चीज होता है. या तो कॉस्ट खराब हुआ, कॉस्ट बहुत बढ़ गया होगा आउट ऑफ लाइन, सो दैट कैन करेक्ट. प्राइस स्लम्प हो गया हो, 25 रुपए की चीज मान लो 15 रुपए में बिक रहा हो बिकॉज कॉम्पिटिशन. देन मिक्स, भाई अच्छी चीज, खराब चीज, एंड देन प्राइस वॉल्यूम, कॉस्ट वॉल्यूम, प्राइस मिक्स. सो ये सब चीज आपको देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ पर गड़बड़ हो रहा है. सो यदि if something is temporary, say cost increase is temporary because say coal prices have gone up, so but then my pricing power and business is all intact, but my margin is lower because my coal price have gone up. Coal price will correct in next 6 months or 8 months, or I'll increase the price. So that there you can sit. My revenue is intact, my broad margin is okay, but the net profit declared is lower. But if a lot of people have come in competition, and because of that my product, I had to cut the price by 20%, and now my margin instead of 20% has become 10%. So then you have to really worry whether the franchise of the company is safe or not. So like that, every situation is going to be different. राइट. आई थिंक आपने बहुत बहुत अच्छे से इसको आंसर किया. मैं यही चीज़ जो है एनालाइज करना चाह रहा था. तो आपने यही बताया. मैं एक बार अपने रिटेलर्स के लिए जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कि आपने ध्यान देना है कि पहले तो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आपको ध्यान देना है कि उसके कॉस्ट में कुछ चेंजेस आए हैं या फिर उसके प्राइस में कुछ चेंजेस आए हैं, और उनके हिसाब से आपने डिसाइड करना है कि फ्यूचर में करेक्ट हो सकते हैं या नहीं. एक क्वेश्चन से मेरे पास और है. हम लोग हमेशा बोलते हैं, आपने भी पहले बताया था कि मैनेजमेंट से अगर आप इन्फॉर्मेशन ज़्यादा निकलवा पाए, इन द सेंस कि मैनेजमेंट के बारे में आपको अगर पता हो कि मैनेजमेंट तो गलत नहीं है, या मैनेजमेंट को हम जब एनालाइज कर लें तो भी एक वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन्वेस्ट करने के लिए. तो मैनेजमेंट अगर हमें मिल जाए किसी कंपनी की, तो हमें उससे किस तरह के क्वेश्चंस पूछने चाहिए? अगर हमें मौका मिलता है किसी कंपनी की मैनेजमेंट से बातचीत करने का, तो क्या हमें उससे जानकारी लेनी चाहिए? देखिए, एक तो पहली बात जो है, थैंक्स टू ऑल द सोशल मीडिया एंड सेबी रिक्वायरमेंट्स, कंपनीज आर डिस्क्लोजिंग अ लॉट, and they are available free of cost on the internet, on the BSE site या NSE site या कंपनी खुद का साइट. सो आप पूरा आजकल तो क्या है, क्वार्टरली आपको अपडेट देते हो बिजनेस का. मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे पुट आउट अ प्रेजेंटेशन ऑफ 30-40 स्लाइड्स. तो वो जो प्रेजेंटेशन, और उसके बाद फिर ऑडिटेड कॉन कॉल होता है कि भाई जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, 99% क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड एंड दे हैव आंसर्ड इट नाइसली, एंड इट इज ऑडिटेड आल्सो, एडिटेड बाय द मैनेजमेंट. सो आपके पास बहुत अच्छा आपका 10-15 साल का फाइनेंशियल्स भी होता है. वो सब पूरा फाइनेंशियल्स देख लें, आधा एक घंटा आप उसके रेशियो समझ लें. आप उसके बाद आप पीपीटी समझ लें, उनका बिजनेस प्लान क्या है, कहाँ पर नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके एक्सपेंशन प्लान्स क्या है, कैसा मैनेजमेंट सोच रहा है. बिकॉज पीपीटी इज प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट का नजरिया क्या है उनके बिजनेस के ऊपर देख लीजिए, आपका नजरिया उसके बिजनेस के लिए क्या है. अब उसमें क्या कहीं ना कहीं आपको गैप समझ में आएगा कि भाई ये मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा क्यों हो रहा है.
सो जो आपको गैप दिखता है वो आप मैनेजमेंट से पूछें, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार तुम इतना स्पीड से क्यों जा रहे हो। कई जगह हम पूछते हैं कि भाई इतना लंबा रास्ता है, तो इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग एट नाइसली एट 20-25%, व्हाई यू आर ट्राइंग टू गो एट 30-35-40%, ऐसा क्या जल्दी है। सो अब उस यदि आपको समझ में नहीं आया तो वो ऐसा पूछेगा। यदि आपको लगता है कि यार ये कंपनी 20% ग्रो हो सकती है बट इज ग्रोइंग इट ओनली एट 10%, तो वो आप समझे कि उसको क्या तकलीफ है। तो वो बताया कि भाई देख, उसमें ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ नहीं मिल रही मुझे, जो आपको नहीं मालूम रहेगा, वो बिजनेस सीक्रेट होता है। जैसे आप बोलोगे भाई हम चाहते हैं भाई कंपनी ज़्यादा ग्रो हो, 20% से ग्रो हो, तो 10%, तो कोई बोलता है हमको ट्रेंड स्टाफ नहीं मिलता है टू ओपन न्यू स्टोर्स और समथिंग लाइक दैट, वी कांट गेट इनफ ट्रेंड स्टाफ। मतलब दुकान तो मैं 200 खोल दूँ, लेकिन मेरे को ट्रेंड स्टाफ जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, ऐसा उसका कंस्टेंट है। तो फिर दिमाग में बैठना चाहिए भाई उसके पास नहीं है। सो यू हैव टू पुट इट डाउन, एंड इंस्टेड ऑफ 20% यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग, रीसेट योर एक्सपेक्टेशन टू 10%। तो देखिए मैनेजमेंट से जब मिलेंगे तो मेरे मतलब व्हाट आई ट्राई टू फिगर आउट इज मैनेजमेंट इज फॉर 3 थिंग्स। देखिए आपको डेटा मोरलेस मालूम रहता है कंपनी का। आज के दिन में जो है ना, उनसे डेटा पूछे फायदा नहीं है कि आपका सेल्स कितना है, प्रॉफिट कितना है, मार्जिन, ये शायद उनसे ज़्यादा अपने को मालूम रहता है। What we don't know is one is that future of the businesses in terms of understanding, कि हमारी समझ तो सही है ना कि भाई आगे कैसा होने वाला है। दूसरा, मैनेजमेंट में मतलब उनमें पैशन कितना है, कितना गर्मी है, कितना एम्बिशन है, कितना बड़ा एम्बिशन है, और कितना पैशनेट है वो, एंड और कितने कॉम्पिटेंट है। सी कॉम्पिटेंस भी जो है ना, ठीक है, नंबर से मालूम पड़ता है, बट फिर भी वो ऐसी ऐसी चीज़ बताते हैं जब आप जो मंजे हुए जो मैनेजमेंट से मिलो आपको बिजनेस में, सो दे नो देयर ओन ट्रिक्स हाउ दे डूइंग इट। सो आई मीन दोज आर थिंग्स, कॉम्पिटेंस, पैशन एंड ऑफ कोर्स इंटीग्रिटी। ये तीनों चीज़ आपको वहाँ पर बातचीत में 1-1.5 घंटे में समझने की कोशिश करना चाहिए। राइट। अब से बात करते हैं बहुत ही बड़े इवेंट के बारे में। HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का मर्जर जो है वो ऑन पेपर कंप्लीट हो चुका है और वो वर्ल्ड के 4th लार्जेस्ट बैंक जो है बन चुके हैं। सबके लिए प्राउड मोमेंट है। लेकिन आपको ये इवेंट से अब आगे जाते हुए चीज़ें कैसी लग रही हैं? और मैं चाहूँगा एक बार आप अपने हमारे रिटेलर्स को वो स्टोरी भी ज़रूर सुनाएं जो आप हमेशा बताते हैं कि आपने HDFC बैंक के जब शेयर्स गिफ्ट में दिए थे, जब वो बैंक आया था शुरू में, मैंने आपसे 1-2 बार वो सुनी हुई है, तो वो भी एक बार बताएं। लेकिन पहले अब फ्यूचर कैसा दिख रहा है? क्या कोई चैलेंजेस आने वाले हैं जगदीशन जी के सामने? कैसे वो उसको मैनेज कर पाएंगे इतनी बड़ी एंटिटी को? इसको लेके आपको कोई चैलेंजेस लगते हैं क्या? देखिए बिजनेस में हमेशा चैलेंजेस होते हैं, ओके, बट बिग गाय हैज लॉट ऑफ एडवांटेज। उनके पास रिसोर्सेज ऐसे होते हैं, उनका मार्केट अब 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। आई मीन दिस इज द फर्स्ट इंडस्ट्री वेयर वी आर प्रोड्यूसिंग सच अ लार्ज ग्लोबल मार्केट कैप। हाँ, सो आई मीन सो द बिगेस्ट प्रॉफिट पूल इन इंडिया इज बैंकिंग, एंड उसमें आपने, और ये 26-27 साल की स्टोरी है, आप समझिए। आप 95 में चालू हुआ तो कितना हुआ, 25 और 3 27 साल में आपने वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट बैंक खड़ा कर दिया आपने। सो दैट्स अ क्रेडिट, एंड ये चीज़ जो है ना बहुत जगह होने वाला है। ये पहला मतलब ये बहुत आइकॉनिक है, क्योंकि लेंडर्स मतलब आप मतलब 65 लाख करोड़ का 65 करोड़ इस साल नफा है, हेडेड टू बिकम अ लाख करोड़ प्रॉफिट। मतलब 2-3 साल में 2 साल में 2.5 साल में वो 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट रन रेट रहेगा। तो ये तो एक जादुई मशीन है। और अभी क्या है, इंडिया का लेंडिंग तो भी चालू हुआ है। सी व्हेन यू गो फ्रॉम 3.5-4 ट्रिलियन टू 8 ट्रिलियन इन नेक्स्ट 10 years, यू नीड टू अंडरराइट, मतलब लाइक से 150 लाख करोड़ का भी आपका लोन है, मेरे ख्याल से 200-250 लाख करोड़ का आपको बुक लिखने का है आगे अगले 10 साल में। तो आपको बहुत बड़े अच्छे बैंक चाहिए। तो उसी कहाँ से ये 1-1.5 ब्रांचेस को तैयार है अभी भी, उनको लाइबिलिटी चाहिए जो भी चाहिए। लेकिन सो उसी कहाँ से क्या है कि आई मीन एटलीस्ट देयर इज नो डेप्थ ऑफ ग्रोथ। बाकी आप कैसे मैनेज करेंगे वो मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस के ऊपर है, कैसे मैनेजमेंट टीम हैंडल करती है। ऑलरेडी इट इज़ इन ट्रांजिशन, 2-3 साल हो चुका है, और ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन अभी 1 तारीख से हुआ है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा समय लगेगा फॉर फुल इंटीग्रेशन टू हैपन, बट एक तो वेरी गुड क्रेडिट टाइम बहुत सही है, क्रेडिट साइकिल बहुत सही है। सो थोड़ा बहुत यदि अप डाउन होता है मैनेजमेंट टीम वगैरह में, सो इवन दैट कैन बी टेकन केयर। टेलविंडेड एनवायरनमेंट है। सेकेंड, आप सबसे बड़े हैं और आपका ऐसे भी बुक्स हमेशा क्लीन रहा है, बहुत अच्छे से रहा है, कभी आपको बहुत तकलीफ नहीं हुई। सो मेरे ख्याल से एवरीथिंग इज गोइंग वेल। देयर इज गुड थिंग इज दैट देयर इज इनफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। आपका मार्केट शेयर 10-12% है, तो जैसे SBI का 20-22-25% है, तो वहां तक तो देखने काम ही नहीं है आपको। एंड बड़े बैंक्स में ही
बड़े बैंक से बड़े एंटरप्राइजेस को फंड कर सकते हैं। यदि आपको 10-20 हज़ार करोड़ रुपए चाहिए तो उसको मतलब बड़ा, जैसे मतलब 10 मिलियन टन का सीमेंट प्लांट लगाना है, स्टील प्लांट लगाना है, तो उनको कौन फंड करेगा? या तो एसबीआई आएगा या एचडीएफसी आएगा। राइट। सर वो स्टोरी अगर आप बताना चाहें एक बार, वो एचडीएफसी शेयर्स जो गिफ्ट वाली जो स्टोरी थी। हाँ, मतलब नहीं, day one, this was the only IPO where I had applied. I had filled forms in 95. So I got some allotment, and I had bought at 440 rupees. So that is about 800, 900 crores market cap. I had bought 5-6 lakh shares. And when it was about 50-55, one of my employees, he got information that they are going to break up with the NetWest Bank. So we thought that HDFC को क्या बैंकिंग आता है, NetWest को आता है. So हमने सोचा कि मतलब now there will be it will be challenging for the management. इतना ही समझ थी बस. तो हमारे समझ की फर्क थी और कुछ नहीं. तो हमने सब बेच दिया. जिस भाव से बेचा वो भाव ही नहीं आया कभी से. 54-55 बेचा तो वो भाव ही नहीं आया. उसके 2 साल के 2 साल के बाद हमारी समझ थोड़ी बढ़ी, and then we got into the stock again. And so ऐसा होता है कि भाई कई बार समझ अच्छी नहीं आती है. हालांकि हमने खरीदा था बहुत डिटर्मिनेशन के साथ में. जब मैं खरीदा था तो सोचा था कि इसको 20-25-50 साल तक रखेंगे करके, ऐसा समझ था. लेकिन वो जैसे आप बताया ना कि भाई कोई ना कोई ऐसा इवेंट होता है जिसमें आप डर के मारे बेच देते हैं, तो ऐसा हुआ था. राइट. सर एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ कि हम बहुत बुलिश हैं इंडिया पे, और अभी आपने जो फिगर्स बताए, जो आपने जीडीपी बताया और वो आगे कितना ग्रो कर सकता है वो बताया, आपने जो क्रेडिट ग्रोथ बताया कितना आ सकता है, वो सुन के बहुत ही अमेजिंग लगता है. बट कोई हिंड्रेंस आपको ऐसी शॉर्ट रन में नजर आती है जो हमें ये अचीव करने से रोके, जो हमारे जीडीपी पे ब्रेक लगाए, या फिर इस क्रेडिट ग्रोथ में जो है वो ब्रेक लगा दे? कुछ ऐसी हिंड्रेंस आपको नजर आती है? देखिए, हिंड्रेंस तो बहुत आ सकते हैं. हम मैक्रो इकोनॉमिस्ट है नहीं, हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एक एनालिस्ट हैं, तो हमारी समझ इकोनॉमिक बारे में बहुत लिमिटेड है. लेकिन देखिए जो ग्लोबल जो हो रहा है, अब यूक्रेन की वार है, अब कुछ भी और तमाशा हो सकता है. तो एक तो वहाँ से इंटरनेशनल कम्युनिटी से काफ़ी ऑयल का दाम कट कर देते हैं, कभी प्रोडक्शन कट कर देते हैं. वो चाहते हैं कि ऑयल का दाम बढ़े. सऊदी अरेबिया, रशिया, दे वांट ऑयल प्राइस टू बी हायर. हमारे 70-80% ऑयल इंपोर्ट होता है. तो यदि बाई चांस कभी 100-125 का तेल का दाम हो जाए, तो ऐसा कोई इम्पॉसिबल तो नहीं, 1-1.5 साल पहले था ही वो भाव. यदि वो हो जाए तो हमको थोड़ा तकलीफ हो सकता है. कुछ ऐसा अंत नहीं है, लेकिन तकलीफ बढ़ सकती है, पूरी दुनिया का बढ़ सकता है. अच्छा, यदि मान लो ऐसा हुआ तो ग्लोबल ग्रोथ ही खत्म हो जाएगा, जो 2% है वो भी कम हो जाएगा, तो हमको उसका भी स्ट्रेस आएगा. सो ग्लोबल ग्रोथ, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल, मतलब ये सब यूक्रेन होगा जो हो रहा है, और कोई नया कोई चालू मत हो जाए. देखिए कोई ना कोई ऐसा रिस्क आएगा जिसका आप और हम डिस्कस भी नहीं कर सकते, जिसका नाम भी नहीं मालूम कहाँ से आएगा. राइट. इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो. तो बाजार एक ऐसा जगह है जहाँ पर आप हमेशा 10-15% करेक्शन के लिए, नॉर्मल 10% करेक्शन के लिए रेडी रहा करें, आज भी. सो रिस्क तो है ही, हम बात कुछ भी करें लेकिन हमको मालूम है रिस्क है. मतलब बाय द टाइम इंटरव्यू गेट्स ओवर, मे बी द मार्केट में करेक्ट. तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है. एंड शॉर्टर द टर्म, लोअर इज द कंट्रोल. लॉन्गर द टर्म, देयर इज मोर प्रेडिक्टेबिलिटी. आई मीन चलो भाई, सब कोविड होकर भी 3 साल में सब कुछ खत्म हो गया. अब कोविड तो ग्लोबल प्रॉब्लम था ना, उससे बड़ा क्या प्रॉब्लम, वो भी 3 साल में खत्म हो गया. तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स आएंगे, फॉर श्योर आएंगे. उसको क्वांटिफाई करके भी बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते आप, है ना. सो इट इज़ बेटर टू अज्यूम फॉर श्योर कि बाजार करेक्ट होगा. जो चीज़ ऊपर जाता है वो नीचे जाएगा ही जाएगा. मतलब लाइक देयर इज अ नेचुरल सिस्टम. क्या पता कोई FI आके बेच दे. भाई उनको इंडिया का सूरत पसंद नहीं आता है, सामने इलेक्शन है, देयर इज लॉट ऑफ टर्मोइल, सो वी डोंट वांट टू बी इन इंडिया, सो लेट मी सेल $50 बिलियन. अब उसको क्या कर सकते हैं, रोक थोड़ी सकते हो आप. तो कहाँ से आएगा तकलीफ आपको मालूम नहीं पड़ेगा. एंड वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड, और अपने कोर्स ऑफ एक्शन पे बने रहे. वो आप जब बाजार में आ रहे हो तो 10-20% डिक्लाइन के लिए तो समझ लो बिल्कुल रेडी रहना चाहिए. यदि नहीं है तो मतलब आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, समझो. राइट.
राइट सर, एक एक चीज़ हम हमेशा और देखते हैं कंपनीज के अंदर कि कई अच्छी कंपनीज होती हैं बट वो कैपिटल एलोकेशन में जो है वो हाँ थोड़ी सी गड़बड़ कर देती हैं, हाँ राइट। हाँ और हमें बताया गया कि भाई कैपिटल एलोकेशन जरूर देखना चाहिए कि मैनेजर्स कैसे कैपिटल एलोकेट कर रहे हैं। मैं इसको बात करना चाहता हूँ कॉन्टेक्स्ट ऑफ नाइका। नाइका भी जो है वो कपड़ों के अंदर आने वाला है, अप्रैल्स के अंदर आने वाला है। तो क्या ये सही मूव लग रही है आपको, रादर देन अपने जो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट है उसमें और ज्यादा इन्वेस्ट ना करके इस तरफ डाइवर्सिफाई करना, क्या ये सही स्टेप लग रहा है आपको प्राइमा फेसी कैपिटल एलोकेशन का मेरे डिसीजन? ख्याल से वो तो आईपीओ के टाइम से ही है उनका जो है, मतलब ब्यूटी प्लस गारमेंट्स वो शुरू से है वो। सो ऐसा कोई नई बात नहीं है। अब वो मतलब उनकी समझ है कि भाई बहुत बड़ा मार्केट है वो, और उसमें दे हैव यूनिक एडवांटेज। तो वो आपको देखने की भाई एज एन इन्वेस्टर यू हैव टू फिगर आउट whether they have that advantage, what advantage they have in beauty, do they have the same kind of advantage in apparel. That is for us to figure out. They have been sticking to their business plan, so there is no problem with the management's utterances. It is our lack of understanding, or we have to see whether they have that edge or not. So I think it is completely on the investor. राइट, एक इन्वेस्टर को सर आप क्या सजेशन देना चाहेंगे दैट ही शुड बी ऑलवेज कंप्लीटली इन्वेस्टेड इन द इक्विटीज, और ही शुड ऑलवेज बी रेडी विद सम कैश कि मैं तैयार रखता हूं अपने पास, ठीक है थोड़ा अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है लेकिन जब मौका आएगा तो मैं जरूर इस कैश को यूज करके अपने मनपसंद जो है वो बिजनेसेस को बाय करूंगा? मेरा जैसे बोला ना, हर आदमी का अपना तरीका है, जिसको जो कंफर्ट लगे। लाइक आई नेवर सिट ऑन कैश, नेवर। तो उसी कारण से कई बार अच्छे अच्छे आइडिया आते हैं, उसमें पैसे नहीं होते। पर्टिकुलर बाजार डूबता है तो 2 3 4 साल में कभी कभी बाजार पिटता है, उस समय लगता है कि 10 20 का पैसा होता तो आई मीन बिकॉज बॉट थिंग्स वेरी चीप, बट वो होता नहीं है। लेकिन क्या है कि वो समय के लिए वेट करते हैं तो फिर 10 साल के बाद आएगा, तो 10 साल तक आप नहीं कमाओगे उसके ऊपर। सो आई बिलीव इन लिटरली बॉट 100%, बट यू डोंट हैव टू फॉलो दैट, you don't have to follow that, you have to go by what fits your style of investing. राइट सर, अगर इन्वेस्टर्स जानना चाहें आपसे कि आप अपना कैपिटल एलोकेशन किस तरह से रखते हैं डेट, इक्विटी, गोल्ड और अदर एसेट्स के बीच में, तो अगर थोड़ा सा आप बता पाएं तो। Mine is 100% equity and fully invested ओके, all the time. राइट। एंड फॉर व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू विल सजेस्ट दिस काइंड ऑफ एलोकेशन के 100% इक्विटी रहना हाँ, चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं क्यों कर सकता हूँ कि मेरे पास कंपनी है मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज, उसमें काफ़ी कमाई होती है। वो तो इट्स लाइक अ फिक्स्ड इनकम, लाइक अ बॉन्ड। राइट, वहाँ पर जो कमाई होती है वो दैट इज नॉट टू सम एक्सटेंट दैट प्रॉफिट इज, जैसे लास्ट ईयर 800 900 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट जो है हो सकता है घट के 500 600 करोड़ में हो जाए, कम हो जाए, या बढ़ के 1200 1300 करोड़ हो जाए। लेकिन एक सोर्स है कंटिन्यूसली जो कि बाजार से उतना ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं है। आप बुकिंग कर रहे हो या जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, एसेट मैनेजमेंट चला रहे हो, प्राइवेट इक्विटी चला रहे हो, तो उसका एक रेवेन्यू है, एक ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। सो मेरी मतलब वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, वहाँ से पैसे कंटिन्यूस आते रहते हैं। तो इवन इफ माई पोर्टफोलियो गेट्स डैमेज बिग टाइम, आई डोंट हैव टू वरी बिकॉज आई हैव अ अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम। राइट, राइट। और हाँ जी तो बोलिए। वही सबके पास कई जैसे रिटायर्ड हैं एकदम, हाँ मतलब 65 70 साल के हो गए हैं एंड बिजनेस और सबसे बाहर निकल गए, नौकरी और सब, मतलब दे रिटायर्ड। नाउ दे हैव कॉर्पस ऑफ व्हाट आवर मनी दे हैव एंड दे डोंट हैव, सो देयर आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट दैट दे शुड हैव सम अमाउंट ऑफ हाई क्वालिटी bonds or fixed deposits or something, whereby they don't have to worry about the day-to-day expenditure. Then I mean, once you have secured your daily life, then you go about investing in a very aggressive fashion. राइट सर, आपने मेंशन किया था दैट यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई बिलोंग टू द सेम फ्रेटर्निटी। मैंने भी अपने 2011 में सीए जो है क्वालिफाई किया था। सीए स्टूडेंट्स के लिए या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज अगर देना चाहते हैं? No, they are gifted in the sense that the way they can see the language of commerce is accounts. हाँ, एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में यदि कुछ चीज़ सिखाते हैं वो है अकाउंटिंग। सिंगल एंट्री सिस्टम आपका जो है उससे आप कहीं से भी पकड़ सकते हो, कहीं भी छोड़ सकते हो। सो जो समझ है कि हाउ द ब्लड मूव्स थ्रू द वेन्स ऑफ द बॉडी ऑफ बिजनेस, एंड एवरी बिजनेस इज अ बॉडी, समवेयर फास्टर, समवेयर स्लोअर, समवेयर थिकर। तो वो जो पूरा साइकिल है वो समझने का, they are not component, Sunday credit is not a component of some balance sheet, it is part of the entire cycle, so वो जो समझ है आपको बिजनेस की, वो बहुत बड़ा स्टार्टिंग पॉइंट है। बाकी तो आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, कंपनी के बैलेंस शीट्स पढ़ने पड़ेंगे।
So that gives you head on. I mean, an engineer starts reading a balance sheet, a chartered accountant starts reading balance sheet. Clearly, CA has an advantage. राइट सर, जब आप अपनी एजुकेशन परस्यू कर रहे थे उस समय स्टॉक्स में इंटरेस्ट था आपका, तो कैसे आप उसको मेंटेन कैसे करते थे अपनी एजुकेशन को? सीए जैसी टफ क्वालिफिकेशन की आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ में स्टॉक्स में भी अगर इंटरेस्ट आ रहा है, तो कैसे उसको मैनेज करते थे? बहुत टफ था वो. कई बार आई वाज सो डिस्ट्रिक्टेड बाय द स्टॉक मार्केट बिकॉज दैट उस समय क्या मेच्योरिटी नहीं थी. यू गेट ओवर एक्साइटेड, यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन योर स्टडीज. अच्छा, हमारे पास पैसे थे नहीं, तो ऐसा कोई बहुत लॉस प्रॉफिट वाली बात नहीं थी. ऐसा कभी भी मेरे पास ऐसा खुद के पैसे थे ही नहीं. सो ब्रदर के थोड़े पैसे थे, तो उसके कारण से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन था. बट सडनली माइंड गोज इनटू द स्टॉक, थिंकिंग अबाउट कंपनी. सो दैट वाज अ डिस्ट्रैक्शन. आई वुड सजेस्ट दैट one should not take too much interest in a stock market till one has got the degree, and after that is 24/7. राइट सर, कौन सी बुक सजेस्ट करेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स को? आप क्या पढ़ रहे हैं अभी करंटली, अगर बताना चाहें तो? अभी तो मैं एक स्ट्रैटेजी को पढ़ रहा हूँ. you need a strategy for your company strategy. So book I am reading, your strategy needs a strategy. Okay, so that's the book I am reading right now. But I mean, there is a plethora of books. I mean, इतना ज़्यादा चॉइस होगा पुस्तक का. अब मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, उसके अंदर 4 पुस्तक मैं लिख मारा हूँ कि पढ़ने का करके. You have to be, I mean, you should diversify your subjects, what you read. On the same subject you keep reading, then you'll not make that much progress. But if you choose a subject on, say, AI you don't know. So even if it is difficult to read about AI, find a book or something and read about AI. You know a lot more than average person. Like that, if you start reading things in a slightly diversified way and keep filling the patch, you can never fill the entire thing. There is a limited time and everything, but you have to be a little more intelligent and planned in terms of what books you pick up, because for me it takes 15-20 days to finish a book. So if you keep repeating the same kind of book, then you're not moving forward, and it's very expensive for me time wise. राइट. थैंक यू वेरी मच सर. बहुत कुछ सीखने को मिला आपके इस वाले एपिसोड में हमें, एंड उम्मीद करता हूँ आपने भी एंजॉय किया आज के एपिसोड को, और हमारे इन्वेस्टर्स भी बहुत एंजॉय करेंगे. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. Thanks. तो शुरुआत करते हैं हम आज के एपिसोड की समरी की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आई होप आप लोग जो इसको नोट डाउन कर रहे हैं और इसमें कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेंगे. स्टॉक मार्केट में आप लोगों को बने रहना चाहिए, चाहे जितने भी हाईज आ जाएं, क्योंकि हाईज जो है वो हमेशा आते ही रहते हैं. और अगर आप इन हाईज को देखते हुए डर के मारे स्टॉक मार्केट से निकल गए या फिर इन्वेस्ट नहीं किया, तो आप स्टॉक मार्केट में एक बड़ा वेल्थ जो है नहीं क्रिएट कर पाएंगे. मार्केट का नेचर है ऊपर नीचे होना. इसलिए रामदेव जी कहते हैं कि हमें कंपनी की सिचुएशन पे ध्यान देना चाहिए, मार्केट की कंडीशन पे नहीं. रामदेव जी ये भी मानते हैं कि मार्केट में पैसे बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी से बनते हैं. पेशेंस इज द की फॉर वेल्थ क्रिएशन. लेकिन एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि अगर कंपनी की ग्रोथ सस्टेनेबल ना लगे, या वो उसके फंडामेंटल्स के कंपैरिजन में कंपनी बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाए, या फिर आपके पास जो है कोई जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, तो आपको अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक को सेल कर देना चाहिए. किसी भी कंपनी के बारे में समझने के लिए कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रेशियोज और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि मैनेजमेंट का क्या विजन है और वो कंपनी के बारे में क्या सोचती हैं. लेकिन दूसरों की बातों में ना आकर अपनी इन्वेस्टिंग स्टाइल पे बने रहे. और जो मार्केट में नए हैं और मार्केट के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, उन्हें एसआईपी के थ्रू जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए. आई होप आप लोगों को समरी पसंद आई. पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक बार इस वीडियो को अपने सब दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा. विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे एट, जय हिंद. और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू. बाय बाय एंड टेक केयर. गॉड ब्लेस यू ऑल. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.